नेटफ्लिक्स के बिज़नेस की मिसाल शायद आपको ढूंढने पर भी ना मिले। जिस वक्त नेटफ्लिक्स ने अपना बिज़नेस शुरू किया उस वक्त उनके कंपटीटर ब्लॉकबस्टर के पास 60,000 एम्प्लॉयज़ और पूरी दुनिया में 9,000 से ज़्यादा स्टोर्स थे। जबकि सेल की बात की जाए तो सालाना $600 करोड़ वो कुछ ना करके भी बना लेते थे। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने ऑफिस में नया सोफ़ा खरीद कर डाल सकें। इस सिचुएशन में तंग आकर नेटफ्लिक्स ने अपनी कंपनी ब्लॉकबस्टर को बेचना चाहिए, लेकिन आगे से ब्लॉकबस्टर सीईओज़ कह के लगा कर हंसने लगे। तारीख गवाह है कि जो ब्लॉकबस्टर पहले इनके सामने देवकामत पहाड़ की मानिंद खड़ा था, वही ब्लॉकबस्टर अपने घुटने रगड़ने पर मजबूर हो गया। सिर्फ कुछ सालों के बाद नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर का नामो निशान ही मिटा दिया और आज ये 28,000 करोड़ डॉलर्स की कंपनी है। पर यह सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ? 145 फाउंडेशन की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 1997 की, जब इंटरनेट बिज़नेस का रुझान बढ़ रहा था। जेफ बेजोस अमेज़ॉन के ज़रिए इंटरनेट पर बुक सेल करते थे और उनको अच्छी खासी तरक्की मिल रही थी। मार्क एडोल्फ भी कोई इंटरनेट बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। कई महीनों तक मार्क जहाँ भी जाते अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते जिसमें वो नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लिखते और फिर वो आइडियाज़ अपने दोस्त रीड हेस्टिंग्स के साथ शेयर करते। इंटरनेट पर पेट फूड से लेकर बेसबॉल बैट्स बेचने तक मार्क के पास अनगिनत आइडियाज़ मौजूद थे, लेकिन रीड हेस्टिंग्स को इनमें से एक भी आइडिया पसंद नहीं आया। रीड चाहते थे कि वो इंटरनेट पर कोई ऐसा बिज़नेस शुरू करें जिसके लिए कस्टमर उनको एक बार ढूंढना पड़े और फिर वही कस्टमर बार बार उनको कमा कर दे। कई महीनों तक आइडियाज़ शेयर करने का ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर फाइनली इन दोनों को एक आइडिया समझ आ ही गया, वीडियो टेप्स, जो उस दौर में इंटरटेनमेंट का अकेला ज़रिया था। लोग वीकेंड्स पर अपने करीबी ब्लॉकबस्टर स्टोर पर जाते, वह घंटों तक अपनी पसंद की मूवी सेलेक्ट करने के बाद उसको रेंट पे ले जाते थे और अगर वीडियो टेप टाइम पर वापस ना की तो उस पर फ़ाइन लगता था। जिस वक्त उनको ये आइडिया आया उस वक्त रीड हेस्टिंग्स के ऊपर $40 का फ़ाइन था, जो उन्होंने ब्लॉकबस्टर को वीडियो टेप लेट वापस करने की वजह से देना था। रीड का मानना था कि इस इंडस्ट्री में चेंज की बहुत सख्त ज़रूरत है और इंटरनेट पर मूवीज़ रेंट पे देने का आइडिया ज़रूर चलेगा, पर मसला ये था कि एक वीडियो कैसेट काफ़ी भारी थी और उसको पोस्ट करना काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता था और पोस्टेज के दौरान जो टेप्स टूटेंगी उसका नुकसान अलग। ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो अब मार्क और रीड को अपना नया इंटरनेट बिज़नेस शुरू होने से पहले ही फेल होता दिखाई देने लगा। कुछ हफ्तों के बाद एक टेक मैगज़ीन के ज़रिए उनको पहली बार डीवीडी टेक्नोलॉजी का मालूम पड़ा। ये वीडियो कैसेट से काफ़ी हल्की और सस्ती थी और उनको पोस्ट करना भी काफ़ी सस्ता पड़ सकता था। रीड हेस्टिंग को ख्याल आया कि वीडियो टेप्स की बजाय मूवीज़ को अगर डीवीडी में डालकर रेंट पे दिया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और यहीं से नेटफ्लिक्स के आइडिया की शुरुआत हुई। उनका बिज़नेस मॉडल काफ़ी सिंपल था। वो वेबसाइट पर डीवीडीज़ की बहुत बड़ी कलेक्शन डिस्प्ले करेंगे और जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो कस्टमर के पास 2 दिनों में डीवीडीज़ उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। उसी इन्वेलप में एक प्रीपेड रिटर्न इन्वेलप भी रखा जाएगा जिससे कस्टमर को डीवीडी वापस पोस्ट करना भी आसान हो जाएगा। आइडिया तो सिंपल था, लेकिन उसको शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और ये इन्वेस्टमेंट मार्क और रीड दोनों के पास नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने एक छोटा सा लो बजट ऑफिस सेटअप किया जिसमें सस्ती फोल्डिंग टेबल्स और सेकंड हैंड फर्नीचर लेके डाला। एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी पे रखा गया, इस वादे के साथ कि अगर बिज़नेस चल गया तो उनको बिज़नेस में शेयर दिया जाएगा। नेटफ्लिक्स की इस छोटी सी टीम ने पहले चंद महीनों में एक वेबसाइट बनाई और डीवीडीज़ खरीदना शुरू की। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद वो नेटफ्लिक्स को पहली बार लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लॉन्च से पहले उन्होंने न्यूज़ आउटलेट्स के साथ इंटरव्यूज़ लाइन अप किए ताकि लॉन्च होते ही उनको बहुत सारी मीडिया कवरेज भी मिल जाए। 29 अगस्त 1997 सुबह ठीक 9 बजे उन्होंने वेबसाइट को पब्लिक कर दिया और साथ ही उन्होंने एक घंटी भी इंस्टॉल की जो हर नए ऑर्डर पर बजेगी।
पहला ऑर्डर मार्क ने खुद प्लेस किया और पहली ही बार घंटी बजने लगी। 1 मिनट के बाद दोबारा घंटी बजने लगी और इस बार ये रियल कस्टमर था। नेटफ्लिक्स टीम ने मुख्तलिफ इंटरनेट फॉर्म्स पे अनजान बनकर कमेंट्स पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स की DVD बाय मेल सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे और ज़्यादा मूवी फैंस ने नेटफ्लिक्स का रुख किया। पहले 15 मिनटों तक घंटी मुसलसल बजती रही, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट क्रैश हो गई। उस दौर में सर्वर्स ऑफिस में ही रखे जाते थे, ना कि प्रोफेशनल होस्टिंग सर्वर के पास। ये इशारा था कि नेटफ्लिक्स का सर्वर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं झेल पा रहा, यानी उनको ज़्यादा सर्वर्स लगाने थे। उसी वक्त लोकल स्टोर से 8 नए सर्वर्स मंगाए गए और वेबसाइट को एक बार फिर से लाइव कर दिया गया। पहले दिन में नेटफ्लिक्स के पास 137 ऑर्डर्स रिसीव हुए, जो कि उनकी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा थे, और क्योंकि इसके बीच कई घंटों तक वेबसाइट हैवी लोड्स की वजह से बंद पड़ी थी, यानी असल में ऑर्डर्स इससे भी ज़्यादा आने थे। उनको अपनी वेबसाइट के मसले हल करने की ज़रूरत थी ताकि ये बार बार क्रैश ना हो। नेटफ्लिक्स का पहला महीना काफ़ी अच्छा गुजरा, लेकिन मार्क और रीड ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पहले महीने की सेल तो $94,000 थी, लेकिन इसमें से DVD रेंट पे लेने की सेल सिर्फ $1,000। ज़्यादातर लोग DVD रेंट पे नहीं ले रहे थे, बल्कि डायरेक्टली पूरी DVD खरीदना चाहते थे। उन्होंने कस्टमर्स को दोनों ऑप्शंस दे रखे थे कि या तो वो $25 की DVD परचेज़ करें या फिर $4 की रेंट पे ले लें। मार्क और रीड चाहते थे कि इनकी रेंटल सर्विस को ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे एक ही DVD बार बार रेंट पे जाएगी और जब तक वो डैमेज नहीं होगी तब तक उनका प्रॉफिट बनता रहेगा। उनको अच्छी तरह आइडिया था कि शुरुआत में वो DVD सिर्फ इसी वजह से सेल कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद उनको अमेज़ॉन के जेफ बेजोस की तरफ से कॉल आई। जेफ बेजोस, जो कि पहले ही ऑनलाइन बुक्स की मार्केट में अपने कदम जमाए बैठे थे, वो अब DVD मार्केट को भी कैप्चर करना चाहते थे। जेफ बेजोस नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहते थे, जिससे उनको DVD बेचने का चलता चलाया बिजनेस मिल जाएगा। दूसरी तरफ मार्क और रीड भी असल में DVD रेंट पे देना चाहते थे, ना कि उसको बेचना। लिहाजा उन्होंने नेटफ्लिक्स का DVD सेलिंग वाला पार्ट अमेज़ॉन के साथ शेयर कर दिया और बदले में अमेज़ॉन पर अगर किसी को DVD रेंट पे चाहिए होंगी तो उनको नेटफ्लिक्स पर बेच दिया जाएगा। एक तरफ से इसमें दूर का फ़ायदा था, जबकि करीब का नुकसान, क्योंकि नेटफ्लिक्स का वो पोर्शन जो उनको कमा कर दे रहा था वो उन्होंने अमेज़ॉन को दे दिया। लेकिन अगर वो अमेज़ॉन को ना भी देते तो अमेज़ॉन खुद ही अपना नया बिज़नेस खड़ा कर देता, जो कि फिर नेटफ्लिक्स के डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाता। मार्क और रीड ने अपना सारा फोकस DVDs को रेंट करने में लगा दिया। उन्होंने प्रमोशनल कैंपेन स्टार्ट की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुई। नेटफ्लिक्स ने DVD प्लेयर्स बनाने वाली मशहूर कंपनीज जैसा कि तोशिबा और सोनी से कॉन्टेक्ट किया और उनसे डील क्रैक की। डील ये थी कि जो भी कस्टमर उनके DVD प्लेयर्स खरीदेगा उनको एक नेटफ्लिक्स का कूपन कोड दिया जाएगा, जिससे वो 10 फ्री DVDs रेंट पे ले सकेंगे। पर यह प्रमोशन फेल इस वजह से हुई क्योंकि DVD प्लेयर्स पर कूपन कोड डब्बे के अंदर नहीं बल्कि डब्बे के बाहर ही चिपका दिए गए, यानी बेशक कोई DVD प्लेयर ना भी खरीदे उनको नेटफ्लिक्स का कूपन कोड बाहर से दिख सकता था। इसके चलते शुरुआत में नेटफ्लिक्स को बहुत सारी DVDs फ्री में ही देनी पड़ी और ऊपर से इन नए कस्टमर्स में से सिर्फ 5% ही नेटफ्लिक्स के रेगुलर कस्टमर बने, यानी ये काफ़ी घाटे का सौदा रहा। ऊपर से अमेज़ॉन के साथ जो डील हुई थी उसमें वो DVDs बेचने के लिए कस्टमर्स को अमेज़ॉन पर बेच तो रहे थे, लेकिन DVDs रेंट पे लेने के लिए अमेज़ॉन की तरफ से बहुत कम कस्टमर्स नेटफ्लिक्स पे आ रहे थे। इसके बाद अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक वाक़या हुआ जिसको नेटफ्लिक्स पूरी तरह कैश कर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसका नेटफ्लिक्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वाइट हाउस की एक इंटर्न मोनिका के साथ लव अफेयर में पड़ गए और उस कहानी का राज खुल गया। इस मामले को लेकर कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी, जहां बिल क्लिंटन का अफेयर साबित हो गया और बिल क्लिंटन को प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया। उस वक्त पूरा अमेरिका इस कोर्ट ट्रायल की वीडियो ढूंढ रहा था। नेटफ्लिक्स ने मौके का फ़ायदा उठाकर चौका मारना चाहा और ट्रायल की वीडियो DVDs के ज़रिए अपनी वेबसाइट पे लगा दी।
तीर ठीक निशाने पर लग चुका था और नेटफ्लिक्स को बेशुमार ऑर्डर्स मिले। लेकिन मसला ये हुआ कि जो कंपनी इस वीडियो को डीवीडी पे राइट कर रही थी वही कंपनी एडल्ट मूवीज़ का काम भी करती थी, और गलती से उन्होंने ट्रायल वीडियो की बजाय डीवीडी पे एडल्ट मूवीज़ राइट करके नेटफ्लिक्स को भेज दी। और सोने पे सुहागा, नेटफ्लिक्स ने बिना चेक किए ये सारी डीवीडीज़ अपने कस्टमर्स को डिस्पैच कर दी। जब ये मामला खुला तो नेटफ्लिक्स ने सारे कस्टमर से माजरत की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। प्रमोशन का जितना फ़ायदा सोचा गया था उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी तक नेटफ्लिक्स का डीवीडीज़ रेंट करने वाला आइडिया कमा नहीं रहा था और उनकी हर एक प्रमोशनल कैंपेन बुरी तरह फेल हो रही थी। उसी लम्हे मार्क के जहन में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो शायद सब कुछ बदलने वाला था। यहाँ तक नेटफ्लिक्स बिल्कुल वही काम कर रहा था जो ब्लॉकबस्टर का था, यानी डीवीडीज़ रेंट पे देना। फ़र्क था तो सिर्फ इंटरनेट का, क्योंकि यही काम ब्लॉकबस्टर फिज़िकल स्टोर्स के ज़रिए कर रहा था और नेटफ्लिक्स इंटरनेट के ज़रिए। मार्क को आइडिया आया कि क्यों ना हम सब्सक्रिप्शन सिस्टम स्टार्ट कर दें जिसमें कस्टमर्स को मंथली फ़िक्स पैसे देने होंगे। इसके बदले में 4 डीवीडीज़ उनको दी जाएंगी। इससे होगा ये कि 4 डीवीडीज़ हर वक्त कस्टमर्स के पास रहेंगी और वो जब चाहें अपनी पसंद की डीवीडीज़ लेकर पुरानी वापस कर सकेंगे। जाहिर है इससे कस्टमर्स पर लेट फ़ीस का दबाव कम हो जाएगा। खुशकिस्मती से ये आइडिया काम कर गया। पहले ही दिन जिन लोगों ने ये प्रमोशन देखी उनमें से 90% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। यही वो कस्टमर्स थे जिनके लिए मार्क और रीड ने इतनी मेहनत की थी। सब्सक्रिप्शन की वजह से नेटफ्लिक्स की कमाई तेज़ी से बढ़ने लगी और एक ही कस्टमर हर महीने इनको पैसे देने लगा। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर, इनका सबसे बड़ा कंपटीटर, 9000 से ज़्यादा फिज़िकल स्टोर्स ला रहा था। उनको सिर्फ लेट फ़ीस कीमत में सालाना $800 मिलियन मिलते थे, जबकि उस वक्त नेटफ्लिक्स की टोटल सेल्स ही सिर्फ $5 मिलियन थी। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स की कामयाबी के पीछे अगर कोई था तो वो उनका अपना कंपटीटर ब्लॉकबस्टर ही था, क्योंकि अगर ब्लॉकबस्टर चाहता तो वो आसानी से नेटफ्लिक्स को उठते साथ ही हरा देता, लेकिन ब्लॉकबस्टर की सुस्ती ही उन्हें ले डूबी। ब्लॉकबस्टर इंटरनेट बिज़नेस को बहुत हल्के में ले रहा था और क्योंकि इनके अपने फ़िज़िकल स्टोर्स चल रहे थे, इसी वजह से उनको छोटे इंटरनेट बिज़नेस की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। नेटफ्लिक्स के मालिकान को अच्छी तरह मालूम था कि उनका बिज़नेस सिर्फ तब तक चल रहा है जब तक ब्लॉकबस्टर भी डीवीडी बाय मेल सर्विस स्टार्ट नहीं करता। लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपना पूरा चलता चलाया बिज़नेस ब्लॉकबस्टर को ही बेच दें। इससे उनको अच्छी खासी रकम भी मिल जाएगी और वो इसी बिज़नेस में काम भी करते रहेंगे, जाहिर है ब्लॉकबस्टर के पेरोल में। तो अब उन्होंने ब्लॉकबस्टर के सीईओज़ के साथ मीटिंग फ़िक्स की। पहले तो ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने चुप करके उनकी ऑफ़र सुनी और फिर उनकी डिमांड तलब की। रीड हेस्टिंग ने झट से बोला $50 मिलियन। ये सुनते ही ब्लॉकबस्टर का सीईओ ज़ोर से हंसने लगा। मार्क और रीड को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि ब्लॉकबस्टर का नेटफ्लिक्स को ख़रीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनको वहां से खाली हाथ उठकर जाना पड़ा। वक्त गुजरता गया और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस बढ़ती चली गईं, लेकिन ब्लॉकबस्टर अपनी ही ज़िद पे अड़ा रहा कि इंटरनेट बिज़नेस जैसी कोई चीज़ ज़्यादा नहीं चल सकती। लेकिन फिर 2004 में पहली बार ब्लॉकबस्टर को एहसास हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनके कस्टमर्स टूट टूट कर नेटफ्लिक्स पे साइन अप कर रहे हैं, जहां उनको घर बैठे उनकी पसंद की डीवीडी मिल जाती है। इस पॉइंट पे ब्लॉकबस्टर ने अपनी खुद की डीवीडी बाय मेल सर्विस स्टार्ट की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स को अपने कस्टमर्स का बिहेवियर समझने में 7 साल लग चुके थे। उन्होंने अपने वेबसाइट पे ऐसे एल्गोरिथम इंस्टॉल किए जिससे कस्टमर्स को सिर्फ वही मूवीज़ शो होती हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट था, और जाहिर है ब्लॉकबस्टर चाह कर भी ये सब इतना जल्दी नहीं कर सकता था। 2007 में जब ब्लॉकबस्टर अपनी डीवीडी बाय मेल सर्विस को प्रमोट कर रहा था, उसी वक्त नेटफ्लिक्स वीडियो ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च करने की जुस्तजू में था, जैसा कि इंटरनेट पर ही मूवीज़ की स्ट्रीमिंग, यानी डीवीडी का झंझट ही नहीं, डायरेक्ट आओ मूवी देखो और कहानी ख़त्म। दुनिया में पहली बार कोई स्ट्रीमिंग साइट ऐसा कर रही थी।
इससे नेटफ्लिक्स को अमेरिका से भी बाहर पूरी दुनिया के कस्टमर्स मिलना शुरू हुए, क्योंकि डीवीडी बाय मेल सर्विस वो अमेरिका में ही पोस्ट कर सकते थे। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उन्होंने हड़बड़ाहट में ऐसे कदम उठाना शुरू कर दिए जिससे उनका बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ, ऐसा कि नेटफ्लिक्स की तरह लेट फीस का हटाना या फिर वीडियो कैसेट की रिवाइंड फीस भी माफ़ कर देना। जब कोई कस्टमर रिवाइंड किए बगैर उनको वीडियो टेप वापस करता तो ब्लॉकबस्टर दोबारा से रिवाइंड करने के अलग से पैसे लेता था। यानी ब्लॉकबस्टर इतने सालों तक कस्टमर्स को निचोड़ कर उनसे पैसे निकाल रहा था और वहीं नेटफ्लिक्स अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने में लगा था। आखिरकार और ज़्यादा कस्टमर्स नेटफ्लिक्स पे साइन अप करने लगे और 2010 में ब्लॉकबस्टर का दिवालिया निकल गया और उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल कर दिया। ब्लॉकबस्टर टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने में काफ़ी देर कर बैठा और यही कदम उसकी $1 बिलियन एम्पायर को ले डूबा। असल में ब्लॉकबस्टर ने जो किया वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। जब हमारा कोई बिजनेस चल रहा होता है तो हम चाहते हैं कि बस ये इसी तरह चलता रहे और ख़ुद को बदलने से कतराते हैं, जबकि इसी दौरान कोई और आकर इसका फ़ायदा उठाता है और मार्केट के गैप को पूरा कर देता है। ऐसा ही कुछ नोकिया मोबाइल्स और कोडेक फोटोग्राफी के साथ भी हुआ। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी के साथ खुद में बदलाव नहीं लाए और दूसरी कंपनीज़ ने उनको पीछे छोड़ दिया। आज नेटफ्लिक्स के 13,000 एम्प्लॉयज़ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कंपनी की मालियत $28,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये सालाना करीब $1900 करोड़ की सेल्स करते हैं। यानी जिस कीमत में पूरी नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर को ऑफ़र हुई थी उससे 380 टाइम्स ज़्यादा से सेल्स नेटफ्लिक्स ने सिर्फ पिछले साल की हैं। ये है ओरेगन में मौजूद ब्लॉकबस्टर का आखिरी स्टोर, जो असल में उन 9,000 स्टोर्स में से एक हुआ करता था। कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स तो सारे बंद हो गए, लेकिन ये आखिरी स्टोर अभी तक रेंट पे डीवीडीज़ देता है। आज यहाँ लोग डीवीडीज़ लेने कम बल्कि टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे अपनी यादें ताज़ा करने जाते हैं। उम्मीद है 145 फाउंडेशन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।